हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ, उपहार। ये कहानी माता पिता के प्यार और समर्पण पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं अभिषेक लाटके जी। दिवाली के दिए जल चुके थे। शीत ऋतु ने अपनी दस्तक दे दी थी। हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई थी। दोपहर का समय था। काशी अपने बकरे और बकरियों को बाहर आंगन में बांध रहा था ताकि बाड़े की सफाई कर सके। काशी की पत्नी उनके लिए भूसे चूनी मिलाने में व्यस्त थी। बकरा बकरी भूसे की तरफ देखकर मैं कर रहे थे। काशी उन्हें रोज गांव में चराने ले जाता। आज भी वह उन्हें चराकर घर लौटा था। उसके बाद काशी मेहनत मजदूरी करने गांव या जिले की तरफ निकल जाता, लेकिन कभी मजदूरी का काम मिलता और कभी नहीं। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि 2 पैसे जोड़ सके। बस घर चल जाए यही बहुत था। बकरे बकरियों को भूसा देने के बाद गिरजा आंगन में झाड़ू देने लग गई। तभी उसे साइकिल पर डाकिया अपने घर की तरफ आता हुआ नजर आया। अजी सुनते हो, डाकिया बाबू हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। लगता है कोई संदेश लेकर आए हैं। काशी बाड़े की सफाई को छोड़कर चिट्ठी बाबू को देखता है। ना जाने किसका संदेश आया है। कुछ ही पल में डाकिया आंगन के सामने आ पहुंचा। राम राम डाकिया बाबू। राम राम चाचा। क्या कोई संदेश लाए हो? काशी ने पूछा। हाँ चाचा, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता। आओ आओ अंदर आओ। काशी ने आंगन में धरी खटिया बिछा दी। आंगन के बगल से ही इमली का पेड़ था, जिसकी छाया आंगन तक फैल जाती थी। अरे यहाँ खड़ी क्या ताक रही है? जा डाकिया बाबू के लिए पानी लेकर आ। गिरजा झोपड़ी के अंदर गई और गिलास और लोटा पानी भर लेकर आ गई। लो बेटा पानी पियो। डाकिया बाबू ने पानी पीकर गिलास नीचे रख दिया। अब बताओ बेटा, किसका संदेश लाए हो? काशी ने पूछा। चाचा, आपकी बिटिया का संदेश है। यह सुनकर गिरजा बोली। बेटा, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे चाची, पहले चिट्ठी तो पढ़ लूँ, फिर पता चले आपकी बिटिया ने क्या संदेश भेजा है। हाँ हाँ बेटा, जरा जल्दी पढ़ दे। हमारी एक ही बिटिया है, बड़े लाड प्यार से हमने उसे पाला है। बस उसी की चिंता फिक्र लगी रहती है। डाकिया उंगली से चिट्ठी का लिफाफा फाड़ता है और चिट्ठी को चारों तरफ से खोलने के बाद पढ़ना शुरू करता है। प्रिय माँ और बापू, आपको सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ और ऐसी ही आशा आपके लिए भी करती हूँ। आपके दामाद मेरा खूब ख्याल रखते हैं। सासू माँ मुझे बेटी की तरह प्यार करती हैं। यहाँ सब कुशल मंगल है। मुन्ना भी अब 1 वर्ष का होने जा रहा है, इसलिए हमने उसकी पहली वर्षगांठ मनाने का कार्यक्रम रखा है। खूब सारे मेहमान घर पर आएंगे। मुन्ने की खुशी के मौके पर माँ बाबूजी आपको भी उसे आशीर्वाद देने आना है। मैं चाहती हूँ कि आप 2 दिन पहले ही आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे और इस खुशी में सहभागी होने के लिए आपका पहले आना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आशा भी करती हूँ कि आप ज़रूर आएंगे। इस पत्र को आपके प्रेम के साथ बंद करती हूँ। आपकी प्रिय बेटी राधा। पत्र सुन काशी और गिरजा की आंखों से खुशी के आंसू उमड़ पड़े। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी सुखी है। प्रभु उसे हमेशा ऐसे ही सुखी रखना। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। मुझे गांव में और भी घरों में चिट्ठी बांटने जाना है। बेटा चाय पीकर जाते, गिरजा ने कहा। चाची अभी नहीं, फिर कभी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ ना। डाकिया के जाने के बाद मैं तो अपने नाती के जन्मदिन पर ज़रूर जाऊँगी। हाँ हाँ, तुम्हें
कौन रोक रहा है? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसे देखे हुए पूरा 1 साल हो गया है, काशी ने कहा। देखो ना गिरजा, समय कैसे बीत गया, पता भी नहीं चला। आज हमारी राधा भी एक बच्चे की माँ बन गई है। हमारी राधा जब छोटी थी तब बकरियों के बच्चों के साथ खेला करती थी, और जब मैं शाम को घर आता तो कैसे दौड़कर मेरे पास आती, पूछती, बापू मेरे लिए क्या लाए हो? मेरा झोला छीन कर टिफ़िन खोल कर देखती। उसे पता रहता बापू मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाए होंगे। और तुम्हें याद है जब मैं रोटी बनाती थी तो कैसे मेरे पास बैठकर नन्ही नन्ही रोटी बनाकर चूल्हे के अंदर सेका करती थी। गिरजा, हमारी बेटी ने कितने प्यार से हमें चिट्ठी भेजी है। हमें तो बस अब उसके पास जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब दिन ही कितने रह गए हैं। हमारे नाती की पहली वर्षगांठ है। लेकिन राधा के बापू, हमारे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है। जो कुछ रुपए जोड़े थे वो भी खर्च हो गए। अब किस मुंह से बेटी की ससुराल जाएंगे? हमारे नाती का पहला जन्मदिन है, कुछ उपहार तो लेकर जाना ही होगा। नहीं तो राधा के ससुराल वाले ताना मारेंगे, देखो ना मायके वाले खाली आती चले आए। वैसे भी हम बेटी से मिलने इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर तो जाना ही होगा। पूरे परिवार के लिए कपड़े, मिठाई, और हाँ, नाती के लिए तो सोने या चांदी की कोई चीज़ लेनी ही होगी, गिरजा ने कहा। यदि हम जन्मदिन में नहीं जाएंगे तो राधा समझेगी माँ बापू ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए पराया कर दिया। यह सब बातें सोचकर दोनों की आंखें भर आई। वे सोचने लगे, रुपए का इंतज़ाम कहाँ से होगा। तभी काशी की नज़र बकरों पर गई। उसने गिरजा से कहा, क्यों ना हम अपने दोनों बकरों को बेच दें। लेकिन बकरे तो हम हर साल ईद के त्यौहार पर बेचते हैं, और अभी नहीं। ईद को तो अभी 6 महीने बाकी हैं। इस वक्त इनकी कीमत कुछ खास नहीं मिलेगी। यदि हम इनको बेच भी देंगे तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? और वैसे भी तुम्हें कभी कभी काम मिलता है और कभी नहीं भी मिलता। यही रुपए घर खर्च में काम आ जाते हैं। गिरजा, अगर हम ये सब सोचते रहे तो राधा की ससुराल नहीं जा पाएंगे। और सुनो, हमें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, हम अपना गुजारा तो जैसे तैसे चला ही लेंगे। गिरजा, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही बकरों को हाट बाज़ार लेकर जाऊँ। आज शनिवार का दिन भी है। आज के दिन मंडी के पास जानवरों का बाज़ार लगता है। वहाँ हमारे बकरों के अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। चलो पहले भोजन कर लो, वहाँ ना जाने तुम्हें कितना समय लग जाए। गिरजा ने भोजन परोस दिया। भोजन करके काशी ने खूंटे से बकरों की रस्सी खोल दी। एक हाथ में रस्सी और दूसरे में झोला पकड़कर वह हाट की तरफ चल पड़ा। बकरे भी मैं करते उसके पीछे चल दिए। रास्ते में उसे टीकाराम मिला। राम राम काशी भाई, इन बकरों को लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई, हाट लेकर जा रहा हूँ बेचने के लिए। लेकिन तुम तो अपने बकरे ईद के समय बेचते हो, उन्हें अभी क्यों बेच रहे हो? अब क्या बताऊँ टीका भैया, राधा बिटिया का पत्र आया है। उसके बेटे का पहला जन्मदिन है। हमें भी आमंत्रित किया है, जाना तो पड़ेगा। हमारे नाती का पहला जन्मदिन जो ठहरा, इसलिए वहाँ जाने के लिए रुपए की ज़रूरत आ पड़ी है। लिहाजा इन बकरों को हाट में बेचने जा रहा हूँ। हाट पहुंचकर काशी बकरों को लेकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। कुछ ही देर में इक्का दुक्का ग्राहक बकरों की कीमत पूछने आने लगे। भाई, क्या कीमत है? 10,000 रुपये। दोनों के 6,000 दूँ? नहीं भाई, ये दाम तो बहुत कम है। अब तुम ही बताओ कितने में दोगे? भाई, 9,000 से कम में ना दूंगा। ईद के समय एक बकरा 7-8 हज़ार का बिकता है। अरे भाई, ईद की बात तो अलग है, और अभी ईद में तो पूरा आधा साल बाकी है। कहो क्या कहते हो, ठीक ठीक दाम लगा दूँ?
ईद आने तक तुम्हें इनको पालना भी तो पड़ेगा। ये 6,000 लो और दोनों बकरे दे दो। नहीं भाई, मैं ना दूंगा, आप दूसरे बकरे देख लो। इस तरह बकरों का उचित दाम ना मिलने के कारण काशी का सौदा किसी ग्राहक से पट नहीं पाया। काशी को खड़े खड़े शाम हो गई थी। सभी अपने अपने जानवरों को लेकर घर लौटने लगे। काशी भी घर वापसी का सोचने लगा। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। कैसे दिए हैं बकरे? 10,000 के दोनों। 7,000 दूँ? नहीं भाई, ये तो बहुत कम हो जाएंगे। तुम कितने में दोगे? अगर आपको चाहिए तो 1,000 कम दे देना। नहीं, मैं इतने नहीं दे पाऊँगा। कुछ देर मोल भाव करने के बाद सौदा 8,000 रुपये में तय हो गया। काशी ने अपने बकरों के सिर पर प्यार दुलार भरा हाथ फेरा और उसकी रस्सी ग्राहक को थमा दी। काशी ने रुपयों को गमछे में लपेटकर झोले में रख लिया और खुशी खुशी घर के लिए लौट पड़ा। प्रसन्न मुख होकर वह घर पहुंचा। गिरजा, ओ गिरजा, कहाँ हो? अरे तुम आ गए, बड़े खुश दिख रहे हो। लगता है बकरों की अच्छी कीमत मिल गई। अच्छी तो नहीं, पर हाँ, ठीक ठाक मिल गई। 8,000 के दोनों बकरे दे दिए। चलो ठीक है, समय पर जो मिल जाए वही बहुत है। गिरजा, अब हम अपनी बेटी की ससुराल ठाट से जा सकेंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। अब हम अपने नाती के जन्मदिन पर ढेर सारा सामान लेकर जाएंगे। चलो अब भोजन कर लो, दिन भर के थके हो। रात्रि भोजन के बाद अपनी बेटी के विषय में बात करते करते दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह, गिरजा, आज तुम दोपहर का भोजन जल्दी बना लो। आज हम बाजार जाकर सामान ले आएंगे। अब दिन ही कितने बचे हैं? आज 22 तारीख हो गई है। देखते ही देखते 25 भी आ जाएगी। गिरजा ने जल्दी जल्दी घर का काम पूरा कर लिया। दोपहर का भोजन कर वे बाजार चले गए। बाजार पहुंचकर उन्होंने कई दुकानें घूमकर सामान की खरीदारी की। खरीदारी करते करते उन्हें शाम हो गई। चलो, हमने सबके लिए कुछ ना कुछ ले ही लिया। अब कोई ये ना कहेगा कि राधा के माँ बापू उनके लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। नाती के लिए भी हमने अच्छे से अच्छा उपहार लिया है। कपड़े, चांदी की पायल, कड़े और जंजीर और चेन भी। राधा की सास के लिए साड़ी व दामाद के कपड़े भी खरीद लिए हैं। मिठाई हम वहीं से खरीद लेंगे। अभी से खरीदेंगे तो ख़राब हो जाएगी। चलो, सब कहेंगे राधा के माँ बाप खाली हाथ तो नहीं आए कम से कम। देखो, बात करते करते घर भी आ गया। रास्ते का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। घर की चिटकनी खोल उन्होंने अंदर सामान रखा। कुछ देर सुस्ताने के बाद काशी बोला, सुनो, तुम उपहार का सारा सामान एक थैले में अच्छी तरीके से जमा लो और दूसरे थैले में अपने कपड़े। हम कल ही राधा की ससुराल जाएंगे। क्या बेटी की ससुराल 2 दिन पहले पहुंचना ठीक रहेगा? गिरजा ने कहा। ठीक तो नहीं है, पर राधा ने कितने प्यार से हमें बुलाया है। शायद उसे हमारी याद ज़्यादा आ रही थी। जन्मदिन के दिन वो भी व्यस्त रहेगी और हम लोग भी उसी दिन पहुंचेंगे, तो हम अपनी बेटी के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल भी नहीं पाएंगे। पहले जाएंगे तो वो भी हमें अच्छे ढंग से मिल लेगी और हम भी। और राधा के ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं जो हमें देखकर मुंह बनाएं। ठीक है, जैसा तुम समझो, गिरजा ने कहा। रात को ही गिरजा ने उपहार का सारा सामान एक थैले में जमा लिया और दूसरे थैले में अपने और काशी के कपड़े रख लिए। दूसरे दिन दरवाजे में ताला लगा और शेष बचे अपने बकरों और बकरियों को पड़ोस में रहने वाली अम्मा को सौंप वे गाड़ी पकड़ने के लिए चल दिए। कुछ ही क्षण में मोटर भी आ पहुंची। दोनों खुशी खुशी बस में चढ़ गए और अपना सामान मोटर के अंदर बनी रैक पर रख दिया। वे फिर कुर्सियों पर बैठ गए। एक के बाद एक पड़ाव आते चले गए। बस यात्रियों से भरती और फिर खाली होती रही। इसी बीच गाड़ी में बैठे गिरजा और काशी की आंख लग गई। कुछ देर आराम करने के बाद वे उठे तो करीब 3 घंटे बाद उनका गंतव्य स्थल भी आ पहुंचा। गिरजा अपनी गद्दी से उठ अपना सामान समेटने लगी। उसे एक थैला तो मिल गया,
लेकिन दूसरा थैला ना जाने कहाँ गुम हो गया। दूसरा थैला ना मिलने के कारण गिरजा और काशी काफ़ी घबरा जाते हैं। वे बस कंडक्टर से कहते हैं, भाई हमारा एक थैला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हमने इधर ही ऊपर रखा था। परिचालक बोला, आपको अपने सामान का स्वयं ध्यान रखना चाहिए था। बस में कितने लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, अब कौन कैसा है यह किसी के चेहरे पर थोड़ा ही लिखा है। इसलिए हमने बस के अंदर लिख रखा है, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। काशी और गिरजा दुखी मन से बस से उतरे। वे सोच ही रहे थे कि हम बेटी की ससुराल किस मुंह से जाएंगे। जिस थैले में उपहार थे वही थैला चोरी हो गया। अब क्या करें, हमारे पास इतने रुपए भी नहीं हैं कि हम दोबारा उपहार का सामान खरीद सकें। सिर्फ घर वापसी का किराया भर है। अगर हम इन रुपए से उपहार का सामान खरीद लेते तो घर वापस नहीं लौट पाएंगे, और बेटी से रुपए लेना ठीक नहीं है। वो क्या सोचेगी, क्या घर वापस लौट जाएं? नहीं नहीं, हमारी बेटी ने बड़े प्यार से हमें बुलाया है और हमारा इंतज़ार भी कर रही होगी। ससुराल वाले उसे ताने मारेंगे, देखो बहू के मायके से कोई भी नहीं आया। हाय राम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गिरजा ने कहा। तभी एक भिखारी उसके पास आया। बाबूजी, गरीब की कुछ मदद करो, मेरा लड़का बहुत बीमार है। उसकी हालत देख काशी ने उसे 500 रुपये दे दिए। भगवान आपका भला करे, ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। भिखारी को देख काशी के दिमाग में एक विचार आया। वह गिरजा से बोला, क्यों ना हम भी भीख मांग लें, जिससे हम अपने नाती के लिए उपहार ले सकेंगे। हमें उधर कोई जानता तो है नहीं। नहीं नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, गिरजा ने कहा। अरे हमें इधर कौन पहचानता है, और हम ये सब सोचते रहे तो अपने नाती के लिए कोई भी उपहार नहीं ले पाएंगे। गिरजा ने अपनी बेटी और अपने नाती का विचार करके काशी की बात मान ली। वे दोनों सस्ती सराय में अपना सामान रख शहर में भटक भटक कर भीख मांगने लगे। कोई कोई तो उन्हें दुत्कार देता, लेकिन उनका दुखी चेहरा देखकर कोई भीख भी दे देता। भीख मांगते मांगते उन्हें रात हो गई और वे अपने सराय में लौट आए। भीख में मिले पैसे उन्होंने गिने, कुल 480 रुपये निकले। यह तो बहुत कम है, इसमें तो सिर्फ नाती के कपड़े ही आ पाएंगे। अब क्या करें, हमें कल भी भीख मांगनी पड़ेगी। हमारे पास कल का दिन और है। परसों हम दोपहर तक राधा के ससुराल पहुंच ही जाएंगे। रात का भोजन कर वे सो गए। सुबह होते ही गिरजा और काशी शहर की गलियों और बाजार में भीख मांगते घूमते रहे। सुबह से शाम तक भीख मांगने के कारण दोनों के पांव दर्द से भर उठे। अब हमें सराय में वापस चलना चाहिए, गिरजा बोली। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आज हमने अच्छी भीख मांग ली है, काशी बोला। सराय पहुंचकर वे भीख में मिले रुपए और सिक्कों को गिनने बैठ गए। कुल मिलाकर 530 रुपये निकले। दोनों का मन आनंद से भर उठा। अब हमारे पास कल और आज की भीख मिलाकर 1010 रुपये हो गए हैं। अपने पास रखे या बचे हुए 200 रुपये मैं और मिला दूंगा तो हो जाएंगे 1110 रुपये। किसी को उपहार भले ना दे पाएँ, कम से कम हम अपने नाती को तो अच्छी भेंट दे सकते हैं। सुबह होते ही काशी और गिरजा ने सराय में स्नान कर नए कपड़े पहने। सराय वाले को 100 रुपये देकर अपना सामान उठाकर वहाँ से बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने अपने नाती के लिए नए कपड़े, चांदी के कड़े आदि सामान खरीदे। सुनो, हम राधा के ससुराल वालों को कुछ दे तो नहीं पा रहे, कम से कम मिठाई तो दे ही सकते हैं, गिरजा बोली। हाँ, तुम ठीक कहती हो, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, हम मिठाई खरीद देते हैं, काशी ने कहा। सामान को एक झोले में रख वे अपनी बेटी के ससुराल चल पड़े। वहाँ पहुंचकर राधा अपने माँ बाप देख बड़ी प्रसन्न हुई। माँ बापू, आप तो पहले आने वाले थे, फिर भी आज ही आए हो। बेटी, हम तो 2 दिन पहले ही आ जाते, लेकिन तेरी माँ के पाँव में अचानक मूंछ आ गई थी, यही कारण है कि हम पहले नहीं आ पाए।
तभी राधा की सास और दामाद भी आ पहुँचे। दामाद ने अपने ससुर को प्रणाम किया। जुग जुग जियो बेटा। काशी और गिरजा ने उसे आशीर्वाद दिया। राधा की सास तब गिरजा से बोली, बहन आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं बहन, हम बड़े आराम से पहुँच गए हैं, गिरजा बोली। राधा जा अपने माँ बापू के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर, सास बोली। राधा जी माँ कहकर नाश्ता लेने रसोई घर में चली गई। इसी बीच सभी एक दूसरे से बड़े प्यार से मिले और शाम को मनाए जाने वाले जन्मदिन की तैयारी में जुट गए। शाम होते होते सारा घर मेहमानों से भर गया था। मुन्ना के 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में केक काटा जाने लगा। सभी राधा और उसके बेटे को बधाई देते हुए साथ में उपहार भी देने लगे। राधा के माँ बापू ने भी अपने नाती को उपहार प्रदान कर साथ में ढेर सारी दुआएं प्रदान की। तभी मेहमानों में सम्मिलित एक व्यक्ति बोला, क्या बहू के माँ बापू भिखारी हैं? कल ही मैंने इन दोनों को भिक्षा में 10 रुपये दिए थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। धीरे धीरे ये बात सभी के कानों तक पहुंच गई। जब यह बात राधा के कानों में पहुंची तो राधा तो स्तब्ध रह गई। उसने अपने माँ बाप से पूछा, मैं आपके बारे में क्या सुन रही हूँ? आप भीख मांग रहे थे? सब आपको भिखारी ही समझ रहे हैं। राधा की बात सुन गिरजा और काशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को पूरी बात बताई कि कैसे उनका उपहार का थैला चोरी हो गया और नाती को दोबारा उपहार देने के लिए उन्हें खरीदने के लिए भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। यह सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सबके सामने बोली, यह तो एक माँ बाप का प्यार है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें भीख मांगना क्यों ना पड़े। यह कहकर वह अपने माँ बाप के गले लग गई। उसने कहा, यह उनका प्यार ही था जो अपने नाती के उपहार के लिए उनको ये सब करना पड़ा। आज उनका सम्मान मेरी नज़र में और भी बढ़ गया है। आए हुए सभी मेहमानों की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये पूरी कहानी सुनी। उन्हें विशेष प्रकार से सभी सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के ज़रिए आपने देखा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं और वो बड़े से बड़ा समर्पण भी करने को तैयार रहते हैं। और इस तरह अपनी बेटी की खुशी के लिए, बेटी के ससुराल वालों की खुशी के लिए उन्होंने भीख मांगना तक मंजूर कर लिया। इस कहानी के ज़रिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शिक्षा भी मिली होगी और आपकी नज़र में भी आपके माँ बाप के लिए सम्मान बहुत ही बढ़ गया होगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।